student, I hope all of you will be fine. Student, the topic for today's discussion is basically the solution of the numerical problems of chapter number 5. चैप्टर नंबर 5 के आज हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अगर हम इसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि टीनी लेजर बीम इज डायरेक्टेड फ्रॉम अर्थ टू मून। हमने अर्थ से एक लेजर बीम वो डायरेक्ट की है मून पर, और जब वो मून पर बीम बनती है तो उसका डायामीटर, मून पर बनने वाली बीम का डायामीटर जो है वो 2.50 हमारे पास मीटर्स है। तो मैं जो इस कंडीशन के मुताबिक हमें जो डाटा दिया गया है, मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ डायमीटर, ताकि मैं बाद में आपको बता सकूं कि ये डायमीटर है किसका। और यहाँ पर मैं इसका जो भी सिंबल होगा वो बाद में लिखता हूँ, पहले इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ 2.50 मीटर। अच्छा स्टूडेंट, इसके वैल्यू के बाद हमारे पास कहता है क्या, हाउ स्मॉल मस्ट बी द डाइवर्जेंस एंगल। तो मतलब हमें फाइंड क्या करना है, थीटा। थीटा जो एंगल है कितना होगा अगर डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज 3 पॉइंट, और यहां पर मैं लिख भी लेता हूं डिस्टेंस, ये मुझे गिवन है वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। अर्थ और मून के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो मुझे गिवन है, और वो कितना है, उसकी वैल्यू है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। अब स्टूडेंट देखिएगा, मैंने कैलकुलेट क्या करना है या फाइंड क्या करना है, थीटा की वैल्यू को। मैं छोटी सी डायग्राम बना देता हूं, आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी कि अगर मैं ये कहूं कि ये मेरे पास अर्थ है, और अर्थ से किसी एक फासले पर, ये सेंटर ऑफ द अर्थ हम ये कह लेते हैं, सपोज यहां पर हमारे पास मून है, ये मैंने कंपैरेटिवली लेसर इन साइज देन द अर्थ बना दिया। अब यहां पर देखिएगा, मकसद जो बताने का है वो क्या, देखें जब हम इस मून की सरफेस से किसी एक पॉइंट पर मौजूद होंगे और वहां से हम एक लेजर बीम को डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि जो मून है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो हम ये देख सकते हैं कि जब हम अर्थ की सरफेस से किसी एक पॉइंट पर, सपोज मैं इस पॉइंट पर एक लेजर बीम जब डायरेक्ट करता हूं, तो वो लेजर बीम कुछ इस तरह से इस फॉर्म में मूव करती है, और हम कहते हैं कि जब वो यहाँ पर मून की सरफेस पर पहुंचती है तो ये वाली जो एक आर्क बन रही है, ये मैं इस तरह से बना भी लेता हूँ, आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। इसको मैंने कह दिया ये मेरे पास अर्थ है, ये मेरे पास मून है, और ये उस लेजर बीम की रे है, और इन दोनों रेज के दरमियान जो डाइवर्जेंस एंगल है वो कितना होगा, थीटा, वो मुझे मालूम करना है। और हमारे पास जो अर्थ और मून के दरमियान जो फासला है जिसको मैंने आर कहा है, वो कितना गिवन है, ये देखें, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, इसे हम आर कहेंगे, और उसकी वैल्यू हमें गिवन है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। अब स्टूडेंट हमें मालूम क्या करना है, थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायमीटर है ये दरअसल इस आर्क की लेंथ है, जिसे हम एस बोलते हैं। देखें, अगर ये एक हमारे पास ये वाली जो एक कह सकते हैं कि हम वैल्यू जो आर्क है, ये बेसिकली एस जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये दरअसल उस डायामीटर की वैल्यू, क्योंकि ये वहां पर बन रहा है, कहां पर, मून की सतह पर। हम यहां से मालूम करना चाह रहे हैं थीटा। थीटा किसके इक्वल होता है, एस ओवर आर के इक्वल होता है। तो एस की वैल्यू हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, एस की वैल्यू हमें गिवन है 2.50 मीटर्स, और आर की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 3.8 इंटू 10⁸ मीटर्स। मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा थीटा का वो किसके इक्वल आ जाएगा, हम थीटा की वो वैल्यू लिखेंगे, अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो वो बन जाता है 6.6 इंटू 10⁻⁻⁹। और चूंकि ये थीटा है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और हमने पढ़ा भी था कि इसको हम रेडियंस में मेजर करते हैं, जो इसका ऐसा यूनिट है, तो थीटा इक्वल्स टू रेडियन, ये हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ग्रामोफोन टर्न टेबल एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 45 रेवोल्यूशंस पर मिनट। यानी कि जो डाटा हमें गिवन है उसके मुताबिक जो एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल थी हमारी वो 0 थी, और एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है, रेडियन पर सेकंड है। और कहता है कि वो एक्सेलरेट करता है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कितनी हो रही है, 45
रेवोल्यूशंस पर मिनट। स्टूडेंट यहां से हमने इस रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर, एक पूरे चक्कर में हमें स्टूडेंट पता है कितने रेडियंस होते हैं, 2 पाई रेडियंस होते हैं, 2 पाई और आगे साथ में रेडियन लिखा जा सकता है। और एक मिनट में हमें स्टूडेंट पता है कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो ओमेगा एफ का आंसर आएगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियंस पर सेकंड में हो जाएगा। और अगर हम इसकी वैल्यू लिखें तो हमारे पास उस ओमेगा एफ की जो वैल्यू आती है वो 4.72 रेडियंस पर सेकंड आती है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर कितना है, 4.72 रेडियंस पर सेकंड आती है। हमें स्टूडेंट कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जो हमने बेसिकली अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन तो होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इसको डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी लिखेंगे। डेल्टा ओमेगा की जगह पर हम फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इन दो इंटरवल्स के दरमियान जो टाइम था, जो हमें गिवन है, कितना गिवन है, 1.60 सेकंड। तो यहां पर हम ये भी लिख लेते हैं कि हमें टाइम की वैल्यू भी गिवन है 1.60 सेकंड। तो हम यहाँ पर जब ये वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट, तो ओमेगा एफ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4.72 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1.60। इसकी जब हम वैल्यूज निकाल लेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2.95 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं जी स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या है कि ए बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमारे पास एक बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें गिवन है, ये उसका हमारा डाटा है कि I इक्वल्स टू 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। उसके बाद कहता है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि उसके एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू, इसका मतलब चेंज नहीं हो रही, 100 रेडियंस पर सेकंड, ये भी हमें गिवन है। और वो कांस्टेंट है, यहाँ पर वर्ड जो है वो मैं लिख भी देता हूँ कांस्टेंट, ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम, हमें मालूम क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क टू सस्टेन द मोशन। टॉर्क की वैल्यू मालूम करनी और एंगुलर मोमेंटम। स्टूडेंट हमें ये बात पता है कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम L होता है वो किसके इक्वल होता है, I ओमेगा के इक्वल। तो स्टूडेंट हमें दोनों वैल्यूज तो गिवन है, हमें I की वैल्यू भी गिवन है, हमें ओमेगा की वैल्यू भी गिवन है। हमें सिर्फ इनकी वैल्यूज पुट करनी है। I की वैल्यू कितनी है 0.80 और ओमेगा की वैल्यू कितनी है जी 100। हम जब ये पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 80। और हमें स्टूडेंट पता है कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम L है उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट होता है जूल सेकंड, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो हमारे पास ये L का रिजल्ट आ जाएगा, हमारे पास L की वैल्यू 80 जूल्स सेकंड आ जाएगी। अब इसके बाद हमने क्या मालूम करना है, टॉर्क। टॉर्क स्टूडेंट किसके इक्वल होता है, टॉर्क होता है जी I अल्फा। तो अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या उसने कहा था, कांस्टेंट है, वो तो चेंज हो नहीं रही। और अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, जिसे आप एंगुलर एक्सेलरेशन लिखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, पहले भी वो 100 थी, बाद में भी 100 रही, जितने दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान उसकी वैल्यू सेम रहेगी, अल्फा का आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे, आई चाहे जो मर्जी वैल्यू हो, हम आई की वैल्यू पुट कर भी दें, जब अल्फा की जगह पे 0 पुट करेंगे तो टॉर्क ऑटोमेटिकली हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास दोनों पॉइंट्स इसके डिस्कस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्टार ऑफ मास। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, मास ऑफ स्टार, स्मॉल m से इसे लिखता हूं और सबस्क्रिप्ट में s लिख देता हूं, ताकि मास ऑफ द स्टार का हमें अंदाजा हो सके कि 2 × 10⁻30 किलोग्राम है। उसके बाद क्या गिवन है, एंड रेडियस, और उसी स्टार का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ स्टार, रेडियस ऑफ स्टार हम उसे लिख देते हैं r फॉर रेडियस, s फॉर द स्टार, और वो कितना है 7 × 10⁵ किलोमीटर। ठीक है, ये भी हमें गिवन है।
अब अगर हम देखें तो 7 इंटू 10⁵ तो वैसे ही आ जाएगा, और किलो की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं 10⁵, तो ये मीटर्स में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कितना बन जाएगा 7 इंटू 10⁸ मीटर्स बन जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और इसके बाद हम कहते हैं कि हमें कहता है इफ इट मेक्स वन कंप्लीट रोटेशन, अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है वंस इन 20 डेज, तो हमारे पास जो टाइम होगा वो कितना आ जाएगा, हमारे पास जो टाइम हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमारे पास जो टाइम आएगा वो टाइम आ जाएगा 20 डेज। 20 डेज। अब स्टूडेंट यहां पर फिर इंपॉर्टेंट बात, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। 20 मल्टीप्लाइड बाय 24, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। जब आप इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट टाइम पीरियड, टाइम रोटेशन का जिसे टाइम पीरियड कहते हैं, जिसे कैपिटल टी लिखते हैं स्टूडेंट, वो क्या वैल्यू आ जाएगी, उसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा 1728000, और ये टाइम सेकंड्स में आ जाएगा। ये हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से हमें इसका आंसर पता चल जाएगा। अगर कुछ मिस्टेक होगी तो ये आप प्लीज देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास हमने क्या मालूम करना है, अब हमें जो मालूम करना है उसके लिए हम लिखते हैं टू फाइंड। क्या मालूम करना है जी, हमें मालूम करना है काइनेटिक एनर्जी, कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। और सेकेंडली क्या है वो, अब यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, कौन सी काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट, इफ इट मेक्स वन कंप्लीट रोटेशन। स्टूडेंट रोटेशन तो अपने एक्सिस के गिर्द किसी चीज का चक्कर लगाना होता है ना, घूमना होता है, तो ये बेसिकली हमारे पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा स्टूडेंट, इस गिवन डाटा के मुताबिक जो हमारी कैलकुलेशंस होंगी वो किस तरह से हमने परफॉर्म करनी है देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए अगर हम उसका फार्मूला लिखें, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, तो उसका फार्मूला है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। देखिए आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, स्टार का। हमने कहा था कि जितने भी हमारे पास प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनको प्लैनेट्स हम कंसीडर कर रहे हैं, उनके लिए हम उनको कंसीडर करते हैं वो स्फेयर्स हैं, और अगर वो स्फेयर है तो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था 2/5 mr²। अब हमें मास ऑफ द स्टार भी गिवन है, जो कि m से मैंने लिखा था ms, वो कितना है 2 इंटू 10⁻30, और r की वैल्यू भी हमें गिवन है 7 इंटू 10⁸ और उसका स्क्वायर। जब स्टूडेंट हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो स्टार का होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू आती है वो 39.2 इंटू 10⁻46 किलोग्राम मीटर स्क्वायर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, ये हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या है, ओमेगा। ओमेगा स्टूडेंट किसके इक्वल होता है, ओमेगा हमें पता है कि हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको पॉइंट ओमेगा जो नजर आ रहा है, किसके इक्वल होता है 2π/t। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, 2 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, पाई की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करें 3.14, और टाइम पीरियड हमने निकाल लिया एक रोटेशन का सेकंड्स में, वो कितना था 1728000 सेकंड। जब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ओमेगा का भी रिजल्ट आ जाएगा, और स्टूडेंट ओमेगा का रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 3.63 इंटू 10⁻⁻6 सेकंड बनाता है। तो आप ये चेक कर लीजिएगा, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा रेडियंस पर सेकंड। तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू भी आ गई। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें, अब आई और ओमेगा दोनों की वैल्यूज हमने निकाल ली। अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूं, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम ये दोनों वैल्यूज पुट करें तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। स्टूडेंट में ये साथ ही यहाँ पर इसी के यहाँ पर जो जगह मौजूद है यहाँ पे कर भी देता हूँ कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल है जिसका फार्मूला था 1/2 आई की वैल्यू मैंने निकाल ली कितनी 39.2 इंटू 10⁻46 इंटू ओमेगा की वैल्यू कितनी है
3.63 इंटू 10⁻⁻�6 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। जब हम इन वैल्यूज को स्टूडेंट सिंपलीफाई करेंगे तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2.5 इंटू 10⁻36 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये चूंकि एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या होगा, जूल कह लेंगे या जूल्स कह लेंगे। हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। स्टूडेंट इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसे देख लेते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.6 1000 किलोग्राम कार ट्रैवलिंग, यानी कि मास ऑफ द कार हमें गिवन है और वो कितना है 1000 किलोग्राम, ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड जो हमें गिवन है वो कितनी है 144 किलोमीटर की जगह पर हम 1000 लिख सकते हैं मीटर्स में, और 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो स्टूडेंट हमने डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लेना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। और स्टूडेंट ये जो आंसर आता है ये गालबन 40 मीटर पर सेकंड आ जाता है। ये हमारे पास स्पीड आ जाती है। हमें मालूम क्या करना है, फाइंड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मालूम करनी है। देखिए स्टूडेंट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेंट्रीपिटल इस तरह की एक एग्जांपल भी थी कि मैंने आपको बताई थी। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है Fc = mv²/r, हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। मास ऑफ द कार हमें गिवन है 1000, v की वैल्यू हमने निकाल ली थी 40, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और r की वैल्यू कितनी है, राउंड द कर्व ऑफ रेडियस, उसका जो रेडियस है वो 100 मीटर है। तो ये भी हमें डाटा गिवन है। r इसकी वैल्यू कितनी है 100 मीटर। तो ये देख लें हमें 100 मीटर यहाँ पर लिखेंगे। तो स्टूडेंट इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास गालबन के 16,000 आ जाता है न्यूटन्स, और हम इसको 1.6 इंटू 10⁴ न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल इसी से रेलिवेंट एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमने पढ़ी ना mv²/r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हमने पढ़ा हुआ है v²/r। व्हाट इज द लीस्ट स्पीड at which an aeroplane can execute a vertical loop of 1 किलोमीटर। यानी कि ये हमारे पास जो डाटा हमें गिवन है, ये जो 1 किलोमीटर है ना, ये बेसिकली रेडियस है उस लूप का, और उसकी 1 किलोमीटर की वजह से हम उसे क्या कह सकते हैं कि वो 1000 मीटर्स है। so that there will be no tendency for the pilot to fall at the highest point। यानी जैसे हम स्टूडेंट कहते हैं कि अगर कोई चीज इस तरह से ऊपर की तरफ जाए और एक वर्टिकल लूप बनाए तो हाईएस्ट पॉइंट पर जब वो होगी तो टेंडेंसी होगी ना कि उसे वो नीचे की तरफ गिरे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि, और एग्जैक्टली होता भी ऐसे ही है कि जो अर्थ है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है उस सब्जेक्ट पर, उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, और वहां पर चांसेस हैं कि वो नीचे गिर जाए। जैसे हमने सेंट्रीपिटल फोर्स में पढ़ा था कि उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स और उस पॉइंट की जो स्पीड है, अगर उस स्पीड ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होगी तो वो नीचे नहीं गिरेगा बल्कि आगे गुजर जाएगा उस पॉइंट से, और अगर उस पॉइंट पर स्पीड कम होगी तो डेफिनेटली वो अट्रैक्शन की वजह से जमीन की तरफ गिर जाएगा। हमें मालूम ही क्या करना है, हमें मालूम यह करना है कि उस पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या होगी, so that there will be no tendency for the pilot to fall at the highest point। तो हमें लीस्ट स्पीड, कम से कम स्पीड जो है वो कितनी होगी वो मालूम करनी है v। तो कैलकुलेशन स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के मुताबिक हमने ये बात पढ़ी हुई है, क्योंकि वो एक सर्कुलर लूप है और लूप में घूमने वाली चीज को हमने कहा था सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है, तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा स्टूडेंट। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने पढ़ा हुआ है किसके इक्वल होता है v²/r। तो अगर हम यहां से देखें कि वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही तो है, जो हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल बेसिकली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल किसी चीज को अट्रैक्ट कर रही है। तो हमारे पास यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा v² = gr, और अगर हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें स्टूडेंट्स तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और v = g, g की वैल्यू हमें पता है 9.8 और r कितना है 1000 और इसका स्क्वायर रूट। जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 98 पॉइंट समथिंग, जिसे हम 99 भी लिख सकते हैं, या 98 आ जाएगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस हम कहते हैं क्योंकि ये स्पीड है और हमें पता है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा उसके साथ उसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। स्टूडेंट इसी के साथ हमारा ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये खत्म हो गए हैं।
जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है इसी से रेलिवेंट वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सारी चीजें हमने पहले से पढ़ी हुई हैं, मैं सिर्फ आपको हिंट के तौर पर बता रहा हूँ ताकि कम टाइम में हम उन चीजों को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लें। देखते हैं उन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। स्टूडेंट के साथ हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं, बहुत आसान है। मैं सिर्फ आपको उनके कॉन्सेप्ट पॉइंट से बताता जाऊंगा क्योंकि चीज़ें आप लोगों ने पहले पढ़ी भी हुई हैं और की बुक पे उनको लिखने का तरीका सारा कुछ मेंशन है। मैं सिर्फ आपको उनके पॉइंट्स बताता जाऊँ। पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इफ वन ऑफ देम इज गिवन फॉर अ व्हील ऑफ नोन रेडियस व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ द अदर, या हाउ विल यू फाइंड द अदर। इस तरह से क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास पॉइंट है टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। स्टूडेंट ये दोनों चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। हम ये कहते हैं कि अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है उस पर हमेशा क्या होती है, टेंजेंट। मतलब अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है तो जो उसकी लीनियर वेलोसिटी है उसको ही दरअसल टेंजेंशियल वेलोसिटी का नाम देते हैं। और जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो किसके अलोंग होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी को v कहते हैं जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होती है, और एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ओमेगा। और अगर इनमें से कोई एक भी गिवन हो तो हम दूसरी मालूम कर सकते हैं क्योंकि हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा है v इक्वल्स टू आर ओमेगा। उसने खुद कहा है कि फॉर अ व्हील ऑफ नॉन रेडियस, जिसके रेडियस का आपको पता है, एक का पता है, तो दूसरी चीज बड़ी आसानी से आप मालूम कर सकते हैं। तीसरी चीज हम इसी के साथ ये लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो लीनियर वेलोसिटी इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है, एंगुलर वेलोसिटी रेडियंस पर सेकंड है। इसी तरह से इसकी डायमेंशन LT-1 है और इसकी डायमेंशन T-1 है। ये बातें मैंने आपको बताई हुई हैं, तो ये साथ ही आप डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रीपिटल फोर्स and why it must be furnished to an object if the object is to follow a circular path। के सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या? हम ये कहते हैं कि कोई चीज अगर सर्कल में घूम रही है तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि हर लम्हा उस पर एक फोर्स एक्ट करती है जो उसको सर्कुलर पाथ पर घूमने पर मजबूर करती है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी को देखे ना स्टूडेंट, वो तो हमेशा उस पर टेंजेंट होती है, तो वो तो एक स्ट्रेट पाथ होता है। होना तो ये चाहिए कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे चला जाए, लेकिन वो स्ट्रेट पाथ से बेंड हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होती है। और उस सेंट्रीपिटल फोर्स को मालूम करने का फार्मूला क्या है, mv²/r। और अगर हमें उसकी लीनियर वेलोसिटी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ द सर्कल पता हो तो बड़ी आसानी से हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे और इसका यूनिट लिख देंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मेंट बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई। हमने पढ़ा किसी भी घूमने वाली चीज का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो सिर्फ उसके मास पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि एक्सिस ऑफ द रोटेशन से उस मास तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जिसे हम आर कहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। और इस का जवाब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का m और r स्क्वायर के प्रोडक्ट से आता है। और अगर हम यहाँ पर इसके यूनिट भी लिख लें तो अगेन हमारे पास यूनिट, हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। डायमेंशन लिख लें तो ml स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास वो चीजें हैं जो हमने पहले सारी डिस्कस की हुई हैं, सिर्फ मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये बात भी हो जाए कि हमने ये चीजें पढ़ ली हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट हम ये कहते हैं कि इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक प्ले करता है किसके अंदर, एंगुलर मोशन में। जिस तरह से लीनियर मोशन के अंदर मास का रोल है ना जी, इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल एंगुलर मोशन में होता है। हम इसे कहते हैं कि ये रोटेशनल एनालॉग्स हैं। ये बातें हम बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं सारी कि कौन कौन सी चीजें एक दूसरे का रोटेशनल एनालॉग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम L किसके इक्वल होता है, आई ओमेगा। हमने ये पढ़ा हुआ, और इसकी एक फॉर्म हमने ये भी पढ़ी हुई है, L इक्वल्स टू mvr। तो एंगुलर मोमेंटम के अगर हम यूनिट्स देख लें तो इस फार्मूले से हम पढ़ सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का, और ये मीटर तो ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इसकी डायमेंशन भी लिख सकते हैं ml स्क्वायर T-1।
तो स्टूडेंट ये सारी वो चीजें हैं बेटा जो हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, कोई नई चीज नहीं है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट भी हमने पढ़ी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो घूम रहा होता है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एल जो कि आई ओमेगा के बराबर होता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है या कंजर्व रहता है। अब आप खुद सोचें स्टूडेंट, अगर आई ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू कांस्टेंट और ये ओमेगा इधर आके 1 ओवर ओमेगा हो जाएगा। और इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं कि आई वेरीज इनवर्सली विद एंगुलर स्पीड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरीज इनवर्सली विद एंगुलर स्पीड। अगर किसी घूमने वाली चीज का एंगुलर मोमेंटम हमने देखना है, अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो उसकी एंगुलर स्पीड कम होगी, और अगर एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कम होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हम बड़ी डिटेल में एग्जांपल के साथ पढ़ चुके हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि शो दैट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल नॉट इक्वल टू एमवीआर। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने कहा था एंगुलर मोमेंटम एल किसके इक्वल होता है, आर क्रॉस पी। और आर क्रॉस पी को हम लिख सकते हैं आर पी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर, ठीक है ना जी। और अगर हम सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो आर पी साइन थीटा लिखेंगे। और घूमने वाली चीज में आप देख सकते हैं आर और वी या पी एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और पी की जगह पर हम एम भी लिख सकते हैं और साइन थीटा की जगह पर हम 90 लिखेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, एम वी आर, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। और इस एंगुलर मोमेंटम को हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का नाम दे देते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट्स के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि व्हाट इज द स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इन सिंपल सिचुएशन, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। बेटा देखें हमने पढ़ी थी कि एंगुलर टर्म कोई भी है, चाहे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से डिटरमिन करते हैं। और राइट हैंड रूल के मुताबिक हर घूमने वाली चीज की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन होगी। हाँ, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो एक्सिस ऑफ द रोटेशन के लिहाज से उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, और अगर वो क्लॉकवाइज घूम रही हो तो वो डाउनवर्ड होगी। ये बात हम बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो लिहाजा हमें इसको मजीद डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ अ मूविंग बाइसिकल इन व्हाट डायरेक्शन डज इट फ्लाई, एक्सप्लेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम ये कहते हैं कि अगर हमने ये एक साइकिल या बाइसिकल या कार या किसी भी चीज का एक स्पेशली हम कहते हैं कि हमारे पास अगर हम व्हील की बात करें, ये एक व्हील है क्योंकि उसने लफ्ज लिखा हुआ है बाइसिकल, तो हम ये कहते हैं कि जब ये घूम रहा होता है तो इसकी वेलोसिटी हर लम्हा क्या होती है, पॉइंट पर उस पर 3 नेट होती है। ये हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। यहां से मैं आपको बड़ी आसानी के साथ एक बहुत अच्छी एग्जांपल के जरिए से समझा सकता हूं। देखें जब कभी भी हम कहते हैं कि बारिश होती है और बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हुआ होता है तो वहां पर मड तो पहले से मौजूद होती है, तो एक मिक्सचर बन जाता है मड एंड वाटर, जिसको हम कीचड़ का भी नाम दे सकते हैं। उस मिक्सचर में अगर हम देखें तो चूंकि वो एक स्टिकी मटेरियल बन जाता है, जुड़ने वाला मटेरियल बन जाता है, और जब कोई भी बाइसिकल घूम के उस सड़क पर चल रही होती है, आगे की तरफ मूव कर रही होती है, तो उसके साइकिल या बाइसिकल के टायर के साथ उस मिक्सचर का जो हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, उसकी वजह से उसके साथ अटैच हो जाता है। चूंकि ये घूम रहा है, इसकी एक एंगुलर स्पीड है, और उस एंगुलर स्पीड को अगर हम ये इस तरह से कहें कि वो अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन है, ये घूम अगर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये इसकी रोटेशन है, यहाँ पे मैं इसको लिख भी देता हूँ कि ये वो रोटेट कर रहा है, तो बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हुई किसकी निस्बत, चिपकने वाली कोहेसिव फोर्सेस से, तो वही पार्टिकल जो इसके साथ जुड़ेंगे वो किसी ना किसी पॉइंट पर आप देख सकते हैं, जब वो इस पॉइंट पर होंगे तो अगर वो फ्लाई ऑफ करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में करेंगे, इधर पॉइंट से जाके फ्लाई ऑफ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन में करेंगे, इधर जाके फ्लाई ऑफ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन में करेंगे। स्पेशली बारिश के बाद अगर आपको कब आप बाइक पे जा रहे हैं और आपका इत्तेफाक हो किसी रिक्शे के पीछे पीछे मूव करने का, तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि उसके टायर से जब वो छींटे बाहर आते हैं तो वो सारे आपकी शर्ट के ऊपर या कपड़ों के ऊपर आ जाते हैं। इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली क्या किया जाता है, हर चीज के ऊपर एक कवर लगाया जाता है जिसको हम यूजुअली नाम भी देते हैं मड गार्ड।
ये वो मड गार्ड इसलिए होता है ताकि वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, अगर छींटे यहाँ पर जाके लगते भी हैं तो वो इसके साथ लगते हैं और बाहर किसी भी पीछे शख्स पर आने वाले पर उनके कपड़ों पर नहीं गिरते, क्योंकि बाद में तो फिर बच्चों को यही कहना पड़ता है कि दाग तो अच्छे होते हैं। तो ये इस सिचुएशन में रिजल्ट बेसिकली ये है। अच्छा, उसके बाद हम ये कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक्सप्लेन व्हाई एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज सेड टू बी फ्रीली फॉलिंग, यूज योर एक्सप्लेनेशन टू पॉइंट आउट व्हाई ऑब्जेक्ट अपीयर वेटलेस अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। हमने ये बात भी पढ़ी हुई है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम जमीन की सरफेस से फेंकते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, यही सवाल इसको हम देख लेते हैं। हम कहते हैं कि अगर आप सरफेस ऑफ द अर्थ पर मौजूद किसी भी चीज को किसी एक वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, सपोज मैं अर्थ की सरफेस से इतनी हाइट पर किसी चीज को प्रोजेक्ट करता हूं, उसकी एक वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी की वजह से वो कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए आगे की तरफ जाके इस तरह से हम कहते हैं नीचे की तरफ आकर जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। अगर मैं अपनी उस इनिशियल वेलोसिटी को थोड़ा सा पहले की निस्बत बढ़ा दूं तो स्टूडेंट क्या होगा कि वही ऑब्जेक्ट एक और पाथ बनाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए और वो अर्थ की सरफेस पे दोबारा गिर जाएगा। थोड़ी और बढ़ा दूं तो वो क्या करेगा, एक टाइम आएगा जब दोबारा अर्थ की सरफेस पर। कहता है कि अगर आपके ऑब्जेक्ट की रफ्तार इतनी ज्यादा हो जाए कि उसको उस सर्कल में घूमते हुए दोबारा जिस पॉइंट से हमने प्रोजेक्ट किया वो इस तरह से घूमना शुरू कर दे और जमीन की सतह पर ना गिरे, तो हम कहते हैं कि अब वो जमीन के गिर्द घूमता रहेगा, क्योंकि उसकी रफ्तार इतनी हो चुकी है कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको अपनी तरफ खींच नहीं सकती। हमने इसी तरह का एक न्यूमेरिकल भी किया है जिसमें हमने पढ़ा कि v² इक्वल्स टू जी आर अंडर रूट या v इक्वल्स टू जी आर अंडर रूट। तो हमारे पास इस रिजल्ट के मुताबिक हम देख सकते हैं कि वो कितना फासला है जिस फासले पर हम किसी चीज को अगर प्रोजेक्ट करें तो कम से कम उसकी कितनी रफ्तार होनी चाहिए ताकि वो जमीन की सतह पर ना गिरे और वो जमीन ही के गिर्द घूमता रहे। तो उसको वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट उसको हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं। चूंकि स्मार्ट सिलेबस में हमने इस टॉपिक को भी नहीं पढ़ा हुआ तो लिहाजा इतनी डिटेल से हमें इसको डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट ये है कि डिस्क एंड हूप स्टार्ट्स मूविंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन एट द सेम टाइम which one of them will be moving faster on reaching the bottom। एक इंक्लाइन प्लेन पर अगर हमारे पास डिस्क और हूप दोनों मौजूद हैं, तो डिस्क और हूप दोनों चूंकि मौजूद हैं इस इंक्लाइन प्लेन पर, तो इस इंक्लाइन प्लेन से कहता है हम इन दोनों को जब एक ही टाइम पे फेंकते हैं नीचे की तरफ, वो रोल डाउन करके नीचे आ रहे होते हैं, तो इन दोनों में से कौन नीचे पहले आएगा। तो स्टूडेंट हमने ये बात पढ़ी है कि जो डिस्क की स्पीड है उसका फार्मूला था 4/3 GH अंडर रूट और जो हूप है उसका फार्मूला था GH अंडर रूट। अगर हम इन दोनों के मुताबिक जो गिवन हाइट है वैल्यूज मालूम करें तो बड़ी आसानी के साथ हम ये देख सकते हैं कि डिस्क की जो स्पीड है वो हूप की स्पीड से ज्यादा है, तो डिस्क पहले नीचे आ जाएगी। अब ये तो फार्मूला के साथ आएगी, यानी कि वैल्यूज पुट करने के बाद अगर आप वैल्यूज पुट किए बगैर देखें ये GH अंडर रूट अकेला नहीं है, इसके साथ एक फैक्टर है 4/3 जो कि 1.13 या 1.15 होगा। तो हम ये कह सकते हैं इतने टाइम्स उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी।